थैंक यू वेरी मच फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, कुछ इंडियन कॉन्वर्सेशनल सेंटेंसेस हैं हमारे पास में। एक्चुअल में एक बिल्कुल नेचुरल छोटा सा कॉन्वर्सेशन है बिटवीन अ फादर एंड सन। तो इस कॉन्वर्सेशन में जो एक्सप्रेशंस हैं, हर एक्सप्रेशन को हम कम से कम 2-3 तरीके से एक्सप्रेस करेंगे, सेंटेंसेस बनाएंगे द वे नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स डू। और रही बात ग्रामर सीखने की, इस ग्रामर को सीखने का इससे बेहतर कोई तरीका है ही नहीं। सिचुएशन में रियल टाइम में जब आप सेंटेंस सुनेंगे तो आपको पर्पस समझ में आएगा कि जो ग्रामर यूज हो रही है वो यहाँ पर क्यों यूज हो रही है और दूसरा कोई उसका ऑल्टरनेटिव यूज क्यों नहीं हो रहा है। तो इस सेशन को आप पूरा देखेगा, आपको इंग्लिश समझ में आती है लेकिन बोलने में प्रॉब्लम आती है, वर्ड्स याद नहीं आते हैं, वो आपको प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी और सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। वर्ड्स याद नहीं आते हैं बिकॉज यू ट्राई टू फिट योर हिंदी वर्ड्स इनटू योर इंग्लिश सेंटेंसेस। हिंदी के सेंटेंस में कोई वर्ड बोला जा रहा है, जरूरी नहीं है कि उसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में फिट कर देंगे एंड योर सेंटेंस विल मेक सेंस। तो आई बी शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू, स्क्रीन में आपके साथ में शेयर कर देता हूं। देखिए, हर सेंटेंस को यहाँ 2-3 तरीके से बोलेंगे हम, ताकि सेंटेंस स्ट्रक्चर बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। आप अपनी इंग्लिश को टेस्ट करिए। आपको किसी को कहना है कि चलो पतंग उड़ाने चलें, एक बेसिक तरीके से आप कह दीजिए लेट्स गो फ्लाई अ काइट। अब देखिए, इसमें एक छोटी सी चीजें हैं जो समझने वाली हैं, जो ध्यान जाना चाहिए जिस तरफ। अगर मैं यहाँ पर ऐसे कह देता हूँ लेट्स गो टू फ्लाई अ काइट, इज दिस सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट नाउ? अब ये गलत हो गया बिकॉज हम यहाँ पे टू इसलिए यूज नहीं कर रहे हैं बिकॉज आई एम नॉट रेफरिंग टू एनी प्लेस और डेस्टिनेशन हियर। यहाँ पर एक किसी काम को करने की केवल बात कर रहे हैं, लेट्स गो फ्लाई अ काइट, राइट। अगर मैं कहीं जाने की बात कर रहा होता किसी डेस्टिनेशन तक, लेट्स गो टू स्कूल, लेट्स गो टू द टेम्पल, तो मैं टू लगा देता। और यही चीज डायरेक्शन के साथ भी जनरली गलत हो जाता है। जैसे अगर आप किसी व्यक्ति को कह रहे हैं चलो वहां चलें, तब भी हम यही कहेंगे लेट्स गो देयर। तो हियर, देयर, वेयर के लिए हम टू वगैरह यूज नहीं करते हैं, राइट। सिंपल मान के चलिए, अगर मैं किसी व्यक्ति को कहूँ यहाँ आ जाओ, तो मैं यही कहूंगा ना कम हियर, मैं ये नहीं कहूंगा कम टू हियर। अब मान के चलिए मैं किसी को कहूँ चलो फिल्म देखने चलते हैं, तो भले बात तो जाने की हो रही है लेकिन यहाँ पे डेस्टिनेशन नहीं है कि कहाँ तक जाना है, तो हम कहेंगे लेट्स गो वॉच अ मूवी। आई होप समझ में आ गया होगा। ये तो थी थोड़ी ग्रामर का पार्ट, सिंपल। चलो पतंग उड़ाने चले, आप किसी को कहीं जाने के लिए कह रहे हैं, आप घुमा के कह सकते हैं हाउ अबाउट वी फ्लाई द काइट नाउ। हाउ अबाउट वी फ्लाई द काइट, इसका मतलब ये पतंग उड़ाएं तो कैसा रहेगा। अब देखिए, इसमें एक छोटी सी समझने वाली बात है। मैंने कहा हाउ अबाउट वी फ्लाई द काइट नाउ, अगर मैं यहां पर से वी हटा दूं, अगर मैं कहूं हाउ अबाउट फ्लाई द काइट नाउ, तो ये गलत हो जाएगा। अगर व्यक्ति की बात हो रही है तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हम यहां पर कह रहे हैं। वैसे मैं इसको ऐसे डायरेक्टली कह सकता हूं हाउ अबाउट फ्लाइंग अ काइट नाउ, हाउ अबाउट फ्लाइंग अ काइट नाउ। और अगर आप व्यक्ति की बात कर देंगे तो आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, राइट। सो हाउ अबाउट वी फ्लाई द काइट राइट नाउ। एक और छोटी सी चीज है, अगर बोर ना हो तो और डिस्कस कर लेते हैं। एक जगह मैंने कह दिया ए और एक जगह पर मैंने नीचे वाले सेंटेंस में कह दिया द काइट, ऊपर वाले में कह रहे हैं ए काइट। एक्चुअल में इट डजंट चेंज द मीनिंग ऑफ सेंटेंस। ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर और आपकी भावना के ऊपर कि आप किस प्रकार से सेंटेंस को कहना चाहते हैं। द हम केवल वही यूज करते हैं जहां हम स्पेसिफिकली मेंशन कर रहे होते हैं किसी चीज को, राइट। और कुछ कुछ ऐसे संदर्भ हो जाते हैं जहां पे दा कहना कंपलसरी है। ए थोड़ा ऑकवर्ड साउंड करता है। मान के चलिए यहाँ पर टेबल पे एक पतंग पड़ी हुई है, राइट। अब मैं किसी बच्चे को कहूँ पतंग छूना मत, तो अगर मैं ऐसे कह दूंगा डोंट टच ए काइट, तो थोड़ा उससे कंफ्यूजिंग होगा, यार एक ही तो पतंग है, आप ए क्यों कह रहे हैं यहाँ पर, राइट। तो मैं कह दूंगा डोंट टच द काइट, राइट। अगर वहां पे बहुत सारी पतंगों का एक बंडल पड़ा हुआ है, मैं कहूँ एक पतंग लेकर के आओ, अब वहां मुझे मेंशन करना जरूरी होगा एक, राइट। सो गेट मी अ काइट, गेट मी ए काइट या ब्रिंग ए काइट। तो जहां पर जरूरी है आप उसको दा कंपलसरी लग रहा है आपको कि हाँ जोर देना पड़ रहा है मुझे, तो दा कहें। अदरवाइज ए या दा कुछ सेंटेंसेस में इंटरचेंजेबली यूज किया जा सकता है। जैसे इस सेंटेंस में मैंने कहा लेट्स गो फ्लाई अ काइट, यहां मैं ऐसे भी कह सकता हूं लेट्स गो फ्लाई द काइट, तो सेंटेंस इज एक्सेप्टेबल, राइट। आपको कहना है 5 मिनट रुको फिर चलेंगे, सेंटेंस को भूल जाइए, वर्ड को भूल जाइए, बस आप किसी को 5 मिनट रुकने के लिए तो कह रहे हैं। कितने तरीके से कह सकते हैं, वेट प्लीज भी कह देंगे तब भी तो इट मेक सेंस, वेट प्लीज, राइट। लेकिन थोड़ा सा नेचुरली कहेंगे तो वेट 5 मिनट्स। अब मैंने यहाँ कहा वेट 5 मिनट्स देन वील गो, उसके बाद हम चलेंगे। मैंने कहा वेट 5 मिनट्स, अगर मैं यहाँ पर ऐसे कह दूँ वेट फॉर 5 मिनट्स, तब भी चलेगा, इट मेक सेंस। बस फॉर मैंने यहाँ पर इसलिए नहीं कहा बिकॉज आई सेड दिस सेंटेंस अ बिट कैजुअली, थोड़ा कैजुअली कह दिया। फॉर हम वहां पर इस्तेमाल कर देते हैं जब स्पेसिफिक ड्यूरेशन, एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन, जब बिल्कुल फिक्स ड्यूरेशन की मैं बात करूंगा तो फॉर कह दूंगा आई वॉज देयर फॉर 2 days, राइट, पूरे 2 दिन तक था। लेकिन यहाँ पर मैंने एग्जैक्ट 5 मिनट भावना दी, भले वर्ड से कुछ मीनिंग जा रहा हो लेकिन भावना ये थी कि मैं फिक्स नहीं बता रहा हूँ केवल 5 ही मिनट रुकना है, ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, इसलिए मैंने फॉर को ओमिट कर दिया, यानी वो बिल्कुल क्लियर नहीं कहा मैंने उसको। सो वेट 5 मिनट्स, राइट, वेट फॉर 5 मिनट्स कह देंगे तब भी ठीक है। तो होता क्या है,
भावना प्रकट करने के लिए इंग्लिश इज वेरी इजी, राइट, बड़े आराम से बोला जा सकता है, लेकिन हम क्या करते हैं, रूल के हिसाब से सेंटेंस बना रहे हैं, जबकि हमें सेंटेंस के हिसाब से जरूरी है तो रूल लगाना है, नहीं तो नहीं लगाना है, राइट। दूसरे तरीके से कह दीजिए गिव मी 5 मिनट्स, 5 मिनट रुक जाओ यार, सो गिव मी 5 मिनट्स एंड विल हेड आउट। उसके बाद हम चलेंगे कहीं के लिए, हेड आउट कर देना यानी निकलना, एंड वी आर ऑफ भी कहा जा सकता है, एंड वी आर ऑफ, ऑफ टू बदायूं, ऑफ टू दिल्ली, एम ऑफ टू वॉशरूम, कहीं की तरफ जा रहा हूं, देन वी ऑफ टू दैट प्लेस हो सकता है, राइट। तो ऑफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हेड आउट भी कह सकते हैं, और गो तो है ही डायरेक्ट, राइट। सो गिव मी 5 मिनट्स। अगर आप किसी को रुकने के लिए कह रहे हैं तो आप कह दीजिए होल्ड ऑन, इतना कह देंगे केवल होल्ड ऑन, तब भी आपने रुकने को कह दिया। लेकिन बहुत ज्यादा हिंदी में कहा 5 मिनट रुको, सिचुएशन में बात कर रहे होंगे तो इतने शब्द नहीं बोलेंगे हम, राइट। सिंपल कह देंगे होल्ड ऑन प्लीज, राइट, होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड कह देंगे। होल्ड ऑन के साथ फॉर लगाना थोड़ा सा जरूरी है, तो बस ये इतने इतने पोर्शंस याद कर लीजिए, राइट। होल्ड ऑन फॉर 5 मिनट्स एंड देन विल गो, उसके बाद हम चलेंगे, राइट। अब देखिए अगले सेंटेंस की पहले भावना समझिएगा, उसके बाद बोलने की कोशिश करनी है। डोंट रश टू ट्रांसलेट, बिल्कुल ट्रांसलेशन मत करिए, आपके 5 मिनट पूरे ही नहीं होते। आपको कहना है बच्चे ने कहा कि, मैंने उसको कहा होल्ड ऑन फॉर 5 मिनट्स एंड देन विल गो, उसके बाद हम चलेंगे। बच्चा कह रहा है आपके 5 मिनट तो पूरे ही नहीं होते हैं। अब यहाँ पर कंप्लीट होने की बात नहीं हो रही, यहाँ पर हो रही है उसके अंत होने की, खत्म ही नहीं होता। देखो कंप्लीट और अंत होने में फर्क है। सो योर 5 मिनट्स नेवर रियली एंड, योर 5 मिनट्स नेवर रियली एंड, बिल्कुल सिंपल सा एक्सप्रेशन है। या फिर कह दीजिए 5 मिनट्स नेवर एक्चुअली मीन 5 मिनट्स विद यू, 5 मिनट्स नेवर एक्चुअली मीन 5 मिनट्स विद यू। फॉर यू नहीं कह रहे हैं यहाँ पर, विद यू कहेंगे, कॉमन एक्सप्रेशन है, राइट। तो आपके 5 मिनट का मतलब 5 मिनट तो होता ही नहीं है। सो 5 मिनट्स नेवर एक्चुअली मीन 5 मिनट्स विद यू। अब ये जो वर्ड ऑर्डर है इसको भी रट्टा नहीं लगाना है, छोटे छोटे पोर्शंस को पकड़िए, राइट। आपने यहाँ पर एक्चुअली यूज किया है, आप ऐसे कर दीजिए एक्चुअली 5 मिनट्स नेवर मीन 5 मिनट्स विद यू, राइट। तो ये थोड़ा बहुत वर्ड ऑर्डर बदला जा सकता है, लेकिन मैं नेवर 5 मिनट्स एक्चुअली मीन कर दूंगा तो गलत हो जाएगा। तो ये समझ में कैसे आएगा, वर्ड ऑर्डर समझने का गेम नहीं है, बोल के रिपीट करेंगे तो आपको वर्ड ऑर्डर समझ में आ जाएगा। अब इस सेंटेंस को बोलिए लैपटॉप बंद तो करने दो, फिर चल रहे हैं। मैंने उसको कहा कि लैपटॉप बंद तो करने दो, फिर चलते हैं। अब देखिए बंद करने के लिए मैं शट डाउन कर सकता हूँ, टर्न ऑफ कर सकता हूँ, क्लोज कर सकता हूँ, राइट। सो लेट मी शट डाउन माई लैपटॉप फर्स्ट, लेट मी शट डाउन माई लैपटॉप फर्स्ट देन विल गो, उसके बाद हम चलेंगे। या फिर लेट मी टर्न ऑफ माई लैपटॉप फर्स्ट एंड देन विल गो, उसके बाद हम चलेंगे। लेट मी शट डाउन माई लैपटॉप फर्स्ट देन वी आर गुड टू गो, फिर बिल्कुल फ्री हो जाऊंगा, फिर निकलेंगे, देन वी आर गुड टू गो, यानी जाने की कहीं तैयारी है कुछ करने के लिए, राइट। नाउ वो गुड टू गो मैंने एक्चुअल में डायरेक्ट ही यहाँ पर कह दिया। गुड टू गो का मतलब एक्चुअल में जाना नहीं होता है। गुड टू गो एक कॉमन एक्सप्रेशन है। अगर किसी चीज के लिए आप तैयार हैं, हर काम से फारिग हो गए, अब उस काम के लिए तैयार हैं, तो आप गुड टू गो, राइट। जैसे कि आई हैव लर्न ग्रामर एंड आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एंड आई एम रेडी फॉर द इंटरव्यू। तो आई एम रेडी फॉर द इंटरव्यू वाले सेंटेंस को एक एक्सप्रेशन से बदला जा सकता है। सो आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली नाउ एंड आई एम गुड टू गो, अब मैं इंटरव्यू के लिए जा सकता हूँ, राइट। तो गो का मतलब हाँ जाने वाला नहीं, लेकिन यहाँ पे मैच कर रहा था, लेकिन वो एक्सप्रेशन है, सेंटेंस नहीं। आई होप समझ में आ गया होगा डिफरेंस। आया हो तो लाइक बटन दबाएगा। हाँ, तो बच्चे ने कहा इसे चालू रहने दो तो कुछ हो जाएगा क्या। अब बच्चे का क्या यहाँ पर तात्पर्य है, इसको अगर चालू रहने दोगे तो क्या कुछ हो जाएगा, क्या नुकसान वगैरह हो जाएगा। तो जैसे ही आप ऐसे एक्सप्रेशन दे रहे हैं 4-5 बार सुनेंगे, याद आ जाएगा। सो व्हाट इज द हार्म इन लीविंग इट ऑन, व्हाट्स द हार्म इन, इतना याद कर लेना है। जब भी हम हार्म की बात कर रहे हैं तो उसमें इन का इस्तेमाल कर देते हैं। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टेड भी होता है कोई भी व्यक्ति, वो इंटरेस्टेड के साथ भी टू नहीं कहना है, काफी कॉमन एरर है, टू कह देते हैं हम लोग। जैसे कि वो इंग्लिश सीखने में इंटरेस्टेड नहीं है, सो ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन लर्निंग इंग्लिश, राइट। सो व्हाट इज द हार्म इन लिविंग इट ऑन, इसको चालू छोड़ दे में, चालू रहने देने में क्या नुकसान हो जाएगा, राइट। इसी तरीके से कहना है इसे चालू रहने दोगे कुछ हो जाएगा। आप कह दीजिए विल एनीथिंग गो रॉन्ग, कुछ हो जाएगा क्या, विल एनीथिंग गो रॉन्ग इफ यू जस्ट लीव इट ऑन, राइट। तो ये ऑल्टरनेटिव्स पता नहीं होंगे ना हमको कि किसी बंदे ने कहा था यार विल एनीथिंग गो रॉन्ग, क्या कुछ हो जाएगा, क्या नुकसान हो जाएगा। विल एनीथिंग गो रॉन्ग इफ यू मिस द क्लास टुडे, राइट। व्हाट इज द हार्म इन मिसिंग द क्लास टुडे, दोनों तरीके से। तो उस सिचुएशन के हिसाब से कम 3-3, 4-4 ऑल्टरनेटिव्स हमें पता होने चाहिए। और ऑल्टरनेटिव्स का मतलब ऐसा नहीं है कि अदल बदल के हर जगह चलेंगे, थोड़ा थोड़ा सा भावना का भी फर्क है। और इसको सीखने का सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताऊं, अगर आप बोर ना हो तो 1 मिनट लूंगा मैं आपका।
देखिए चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि 500 से ज़्यादा वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं हमारे चैनल पे। कॉन्वर्सेशनल सेशंस हैं, ग्रामर वगैरह काफ़ी डिटेल में हमने समझाया हुआ है। और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन साथ में दबाइएगा, जिससे कि जैसे ही रोजाना हमारा एक वीडियो अपलोड होता है आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। और चैनल को एक्सप्लोर करिएगा, यू विल लव दोज वीडियोज़। 40-50 वीडियोस देख लेंगे 10-10 मिनट के, पूरी ग्रामर, कंसेप्ट एंड लॉजिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश समझ में आ जाएगा। समझ में आना अलग बात है, लेकिन बोल पाना अलग बात है। बोलने की प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारी लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। उसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि सबसे पहले हम आपको अपने प्रैक्टिस ग्रुप में ज्वाइन करेंगे, जहाँ पे आप दूसरे पार्टिसिपेंट के साथ रियल टाइम में जब चाहे जितनी चाहे प्रैक्टिस कर सकते हैं। पूरा दिन कॉन्वर्सेशन चलती रहती है, चैटिंग होती है, फोन पे बात होती है, ग्रुप कॉल में लोग कॉन्वर्सेशन करते रहते हैं, लोगों को बात करते सुनेंगे। शुरू में कभी ऐसा नहीं होगा कि ओवर द नाइट एकदम से आप 10-20 सेंटेंसेस कंटिन्यूसली बोलने लग जाएं। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एनीवन, राइट। करेंगे क्या, ग्रुप में आएंगे, लोगों की बातें सुनेंगे, उनके सेंटेंसेस सुनेंगे, अच्छा कौन से वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, इस सिचुएशन में क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर रहता है, बोलते सुनेंगे, उन सेंटेंसेस को अडॉप्ट करना शुरू करेंगे। कोई आपसे क्वेश्चन करेगा, आधा सेंटेंस बोलेंगे, आधा की आदत पड़ेगी, फिर पूरा करेंगे, एक के बाद फिर दूसरा उसके साथ ऐड कर लेंगे। ये होता है एक मेथड, राइट। तो ग्रामर के रूल लगा के कोशिश नहीं करनी है कि मैं फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने लग जाऊंगा। आपको यू विल हैव टू डेवलप द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश सेंटेंसेस बोलने की आदत डालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको माहौल मिल जाएगा जहाँ जब चाहे जितनी चाहे प्रैक्टिस करिए। एवरीवन स्पीक्स इंग्लिश वेल हियर, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने हमें इसलिए ज्वाइन किया होता है क्योंकि वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, प्रैक्टिस पार्टनर के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, राइट। अच्छा माहौल मिलेगा। उसके बाद दिन में 2 बार हमारी लाइव क्लासेस होती हैं, एक बार दोपहर को, एक बार शाम को। तो अब टाइम है आपके पास में तो दोनों क्लासेस अटेंड करो, टाइम नहीं है तो कोई एक अटेंड करो। डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, किसी को ग्रामर समझ नहीं आ रही, कोई फ्रेज है, कोई इडियोमेटिक सेंटेंस है, कोई एक्सप्रेशन नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, डाउट क्लियरिंग सेशन में आएंगे। दूसरे लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हो सकता है आपके माइंड में नहीं आया वो डाउट आज तक, सामने वाला पूछ रहा होता है, पता चल जाता है अरे यार इसकी तो जरूरत मुझे भी कभी पड़ती थी, राइट। तो माहौल मिल जाएगा, 15 दिन के अंदर इंप्रूवमेंट दिखेगा। आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। और सबसे सस्ता है, पैसे की बिल्कुल चिंता मत करिएगा, बहुत ही मिनिमल अमाउंट चार्ज करते हैं, राइट। तो लेट्स गेट बैक टू इट नाउ। तो बेकार में चालू क्यों छोड़ूं, बच्चे ने कह दिया विल एनीथिंग गो रॉन्ग इफ यू जस्ट लीव इट ऑन। चालू छोड़ दोगे तो कुछ हो जाएगा क्या? मैंने कहा बेकार में चालू क्यों छोड़ूंगा, बेकार में क्या कह रहा हूं मैं? सो व्हाई शुड आई लीव इट ऑन अननेसेसरीली। अननेसेसरीली कह रहे हैं हम यहाँ पर, अननेसेसरी नहीं कह रहे हैं, याद रखिएगा। सो व्हाई शुड आई लीव इट ऑन अननेसेसरीली, राइट। उसके बाद में देयर इज नो पॉइंट, कोई फायदा नहीं है। अब देखो इस भाव को समझिए सेंटेंस के, बेकार में क्यों करें ऐसा, कोई फायदा है इसका? वहां पर कह रहा था बच्चा कोई नुकसान हो जाएगा क्या, यहाँ पे कह रहे हैं कोई फायदा है क्या? तो व्हाई शुड आई डायरेक्ट कह दिया मैंने, व्हाई शुड आई लीव इट ऑन अननेसेसरीली। दूसरा वाला मैंने घुमा के इडियोमेटिकली कह दिया, देयर इज नो पॉइंट इन कीपिंग इट ऑन, देयर इज नो पॉइंट इन कीपिंग इट ऑन फॉर नो रीजन। इतना कह करके छोड़ा जा सकता है, फॉर नो रीजन अगर कह देते हैं तो थोड़ा सेंटेंस वर्डी हो जाएगा, इट्स नॉट necessary here, right? So there's no point in keeping it on unnecessarily. Now वैसे भी जब मैं यहाँ आता हूँ तो मुझे चालू ही मिलता है। अब मैं यहाँ पे आई एम टेकिंग टाइम, राइट, टू टर्न द लैपटॉप ऑन। मैं टर्न द लैपटॉप ऑफ, लैपटॉप बंद करने में मैं टाइम लगा रहा था। वो कह रहा है कि जब भी मैं यहाँ आता हूँ आपके ऑफिस में तो मुझे तो ये चालू ही मिलता है, टुडे यू आर टर्निंग इट ऑफ, राइट। तो जब भी मैं यहाँ आता हूँ मुझे ये चालू ही मिलता है। देखिए एनीवे, ये जो वैसे भी कहा ना हमने, एनीवे कह दीजिए, बाय द वे कह दीजिए, वेल, राइट। वॉइस टोन से बहुत सारी चीजें कवर की जाती हैं, शब्द में वजन और अर्थ वॉइस टोन से भी डाला जाता है। सो एनीवे, एवरी टाइम आई कम हियर इट इज ऑलरेडी ऑन, एवरी टाइम आई कम हियर इट इज ऑलरेडी ऑन। कह दीजिए व्हेनेवर आई कम हियर आई फाइंड इट ऑन, राइट। व्हेनेवर जब भी आता हूँ, एवरी टाइम हर बार, यानी एक बार भी नहीं मिस होता है ऐसा, राइट। ऐसे कह दीजिए आई ऑलवेज फाइंड इट ऑन व्हेनेवर आई कम हियर। तो वर्ड ऑर्डर है, देखिए ये वाला पोर्शन मैंने पहले बोल दिया था। सो व्हेनेवर आई कम हियर आई फाइंड इट ऑन, या फिर आई फाइंड इट ऑन व्हेनेवर आई कम अपस्टेयर्स। तो ये पोर्शन छोटे छोटे रटे हुए होते हैं, राइट। और ये रटे भी नहीं होते, ऐसा नहीं कि बिना समझे रट लेने हैं। जब आप 2-3 बार बोलेंगे ना तो ऑटोमेटिकली समझ में आने लग जाता है कि ये जो वर्ड मैं कह रहा हूँ क्यों कह रहा हूँ, राइट। जब मेरा काम आधा हुआ होता है तब मैं लैपटॉप चालू छोड़ता हूँ। जैसे कि बच्चे ने कह दिया कि आई ऑलवेज फाइंड इट ऑन व्हेन आई कम अपस्टेयर्स। जब ऊपर आता हूँ तो हमेशा चालू ही मिलता है। मैं उसको सफाई दे रहा हूँ कि जब मेरा काम आधा हुआ होता है तब लैपटॉप चालू छोड़ता हूँ, अदरवाइज आई ऑलवेज टर्न ऑफ, वरना हमेशा बंद ही करता हूँ, राइट। जब मेरा काम आधा हुआ होता है, सर आई ओनली लीव इट ऑन व्हेन माई वर्क इज हाफ वे डन। आई ऑलवेज लीव इट ऑन, हमेशा तभी चालू रहता है व्हेन माई वर्क इज हाफ वे डन,
जब आधा हुआ होता है। अब आधे की आप बात कर रहे हैं, देखिए कितने तरीके से बता सकते हैं। अब मान के चलिए कि कोई व्यक्ति, आप कोई काम कर रहे हैं, आपको किसी को बताना है मेरा काम हो गया, राइट, आई एम हाफ वे डन, आई एम हाफ वे थ्रू, एक्सप्रेशन है कि आधे में है, राइट। आप कह दीजिए आई कीप इट ऑन व्हेन आई हैव नॉट फिनिश्ड माय वर्क। ये मैंने दूसरे हिसाब से सेंटेंस ही बोल दिया यहाँ पर, जब तक काम पूरा नहीं हुआ होता, लेकिन यहाँ पे हमने आधे की बात नहीं करी है, राइट। सो आई कीप इट ऑन व्हेन आई हैव नॉट फिनिश्ड माय वर्क, राइट। दूसरे तरीके से कह दीजिए आई लीव इट ऑन, आई लीव इट ऑन ओनली व्हेन आई एम इन द मिडल ऑफ माय वर्क। आई एम इन द मिडल ऑफ समथिंग, यानी कि बीच में होता है काम के, काम मेरा बीच में होता है, तो कुछ चीज़ें हैं उल्टे तरीके से बोल दी जाती हैं इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश में, राइट। सो आई लीव इट ऑन ओनली व्हेन आई एम इन द मिडल ऑफ माई वर्क, जब काम बीच में होता है तभी चालू छोड़ता हूँ, अदरवाइज आई ऑलवेज टर्न इट ऑफ, राइट। नाउ वाई वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी अननेसेसरीली, बेकार में बिजली क्यों फूंकनी, राइट। मैंने कहा कि आज मेरा काम पूरा हो गया है इसलिए बंद कर रहा हूँ, राइट। आई एम नॉट ट्राइंग टू मेक यू लेट, मैं आपको लेट नहीं कराने की कोशिश कर रहा हूँ। सो आज मेरा काम पूरा हो गया है इसलिए बंद कर रहा हूँ। सो टुडे आई हैव फिनिश्ड माय वर्क सो आई एम शटिंग इट डाउन, सो आई एम टर्निंग इट ऑफ, राइट। आई एम डन फॉर द डे, यानी कि आज मेरा काम हो गया, आई एम डन फॉर द डे, सो आई एम टर्निंग इट ऑफ, इसलिए बंद कर रहा हूँ भाई, राइट। 5 मिनट तो हो भी गए। अब ये सब बातें करते करते अब वो कहने लगा कि 5 मिनट आपने कहा था, यू टोल्ड मी टू होल्ड ऑन फॉर 5 मिनट्स। अब 5 मिनट तो हो भी गए। अब 5 मिनट अगर हो गए तो 5 तरीके से कहेंगे इस बात को, ठीक है। सो 5 मिनट्स आर ऑलरेडी अप, 5 मिनट्स आर ऑलरेडी अप एक कॉमन एक्सप्रेशन है। आप कह दीजिए इट्स ऑलरेडी बिन 5 मिनट्स, इट्स ऑलरेडी बिन 5 मिनट्स सिंस यू टोल्ड मी टू होल्ड ऑन। जब आपने कहा था रुकने के लिए तब से अब तो 5 मिनट हो भी गए। सो इट हैज ऑलरेडी बिन 5 मिनट्स सिंस यू टोल्ड मी टू होल्ड ऑन, राइट। आप कह दीजिए योर 5 मिनट्स आर ओवर नाउ, आपके 5 मिनट हो गए, योर 5 मिनट्स आर ओवर नाउ। अब उसने योर कह दिया, मान के चलिए किसी ने आपको 5 मिनट रुकने के लिए कहा, तो आप कह दीजिए 5 मिनट्स आर ओवर, 5 मिनट हो गए, राइट। नाउ एक और तरीके से बोल दीजिए 5 मिनट्स हैव ऑलरेडी पास्ड, राइट, 5 मिनट्स हैव ऑलरेडी पास्ड। और एक तरीके से कह सकते हैं 5 मिनट बीत गए हैं, सो 5 मिनट्स हैव ऑलरेडी गॉन, 5 मिनट्स हैव ऑलरेडी गॉन बाय कहना कंपलसरी नहीं है, गॉन बाय अपने आप में एक कॉमन फ्रेज है, गॉन कह के छोड़ देते हैं तब भी चल जाएगा। सो 5 मिनट्स हैव ऑलरेडी गॉन, राइट, 5 मिनट तो हो भी गए। नाउ आओ जल्दी से पतंग उठा के लाओ। नाउ आई हैव टर्न माई लैपटॉप ऑफ, अब मैंने लैपटॉप कर दिया बंद, मैंने उसको कहा जाओ जल्दी से पतंग उठा करके लाओ। सो गो क्विकली एंड ब्रिंग द काइट, गो गेट द काइट रियल क्विक। रियल क्विक अपने आप में एक एक्सप्रेशन है, जैसे हम क्विकली कह रहे हैं ना, तो काफ़ी ज़्यादा कॉमन है जब एक सेंटेंस आप बोल देते हैं ऐसा करो, और रियल क्विक क्लास में लगा दिया जाता है बहुत जल्दी से कर दो इस काम को। सो गो एंड गेट अ काइट रियल क्विक, रियल क्विक कर दिया आपने, राइट। सो गो क्विकली एंड ब्रिंग द काइट। नाउ एक और तरीके से कह दीजिए जल्दी से उठा के लाओ, हरी अप एंड ग्रैब द काइट। दोनों में से कोई भी यूज किया जा सकता है। एक और तरीके से कह सकते हैं जल्दी से कुछ काम करने को आप किसी को कह रहे हैं, गेट द काइट नाउ, राइट, जल्दी से जाओ और पतंग ले आओ, ब्रिंग द काइट राइट नाउ, जल्दी से ले आओ। राइट नाउ कह दिया आपने तब भी आपने तुरंत की ही बात करी है। पतंग तो ऊंचाई पर रखी है, मैं कैसे उतार सकता हूँ, पतंग तो ऊंचाई पे रखी हुई है, मैं कैसे उतार सकता हूँ, ये कहा बच्चे ने, राइट। तो पतंग ऊंचाई पर है, कोई भी चीज है तो अप हाई है, द काइट इज अप हाई। अब यहाँ पर ऊंचाई पर रखी है, सारे शब्दों को नहीं यूज करना है, आप पोजीशन बता रहे हैं। जब भी इंग्लिश में बात करें थोड़ा सा ना भाषा को समझ के बोलना है, रट के नहीं बोलना है। आप जब भी कोई सेंटेंस बोलना चाहते हैं पहले उस इमेज को बनाइए अपने माइंड में कि आप एक्शंस क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं। पतंग ऊंचाई पर रखी हुई है तो आप पतंग की लोकेशन ही तो बता रहे हैं। सो द काइट इज अप हाई, ऊंचाई पर है। सो हाउ कैन आई ब्रिंग इट डाउन, हाउ कैन आई ब्रिंग इट डाउन कह सकते हैं, राइट। हाउ कैन आई टेक इट डाउन कह सकते हैं, हाउ कैन आई गेट इट डाउन कह सकते हैं। तीनों का मतलब है नीचे लाने की बात कर रहे हैं। हाउ कैन आई ब्रिंग इट डाउन, हाउ कैन आई टेक इट डाउन, ये दोनों एक्सप्रेशन काफ़ी कॉमनली यूज होते हैं। ऊपर कोई डब्बा रखा है, आपको कहना है क्या डब्बा उतार दोगे ऊपर से मेरे लिए, कैन यू टेक द बॉक्स डाउन, राइट, कैन यू टेक द बॉक्स डाउन, ऐसे कह दीजिए, राइट। या फिर कहिए इट इज प्लेस टू हाई, बहुत ऊपर रखी हुई है। अप हाई देखो वर्ड वही है, थोड़ा बहुत चेंज किया जा रहा है, टू हाई और अप हाई, हाई दोनों में लगा है, राइट। सो इट्स प्लेस टू हाई, हाउ एम आई सपोज टू टेक इट डाउन, हाउ एम आई सपोज टू टेक इट डाउन। यहाँ पे सपोज टू इसलिए कह रहा है क्योंकि कुल मिला करके कि मुझसे ऐसी कैसे उम्मीद करी जा सकती है। सपोज वर्ड जो यूज करते हैं उसका मतलब ही होता है कि एक्सपेक्टेशन किसी से, राइट। जैसे कि आई एम सपोज टू बी देयर एट 8, यानी कि लोग पहले से अंदाजा लगा के बैठे हैं कि मैं वहां 8 बजे होऊंगा,
राइट। सपोज करने को कहते हैं ना, हिंदी में भी कह देते हैं सपोज करो ऐसा हो जाए। तो अगर मैं कह रहा हूं आई एम सपोज्ड टू बी देयर एट 8, तो मैं ये कह रहा हूं कि किसी न किसी ने इमेजिन कर रखा है मैं वहां 8 बजे होऊंगा, राइट। ये काफी ज्यादा पैसिव सेंटेंस है, घुमा फिरा के बोला जाता है। तो इस प्रकार के जो डाउट्स होते हैं वो हम लाइव सेशन में बड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। 15 दिन के अंदर ये लॉजिक समझ में आ जाएगा। 45 ग्रामर के रूल्स हैं, वर्ड्स हैं जो बहुत ज़्यादा बदल बदल के यूज होते हैं या कंबाइन कर दिया जाता है, 2-3 इकट्ठे साथ हो जाते हैं। जैसे एक वर्ड है कुड हैव बीन, ये 3 ग्रामर के ऐसे रूल्स हैं। कुड समझने में कम से कम 50 सेंटेंसेस बोलने पड़ेंगे तो कुड समझ में आएगा अलग अलग सिचुएशन में। फिर हैव के लिए समझना पड़ेगा, 10-12 सिचुएशंस में यूज होता है। बी समझना पड़ेगा, बीन क्यों कह रहे हैं। तो ये कुड और हैव और बीन का कंसेप्ट जब तीनों का अलग अलग इंडिविजुअली आपको क्लियर होगा तो कुड हैव बीन साथ में इस्तेमाल कर पाएंगे, नहीं तो रट्टा ही लगाते रहेंगे, राइट। बहुत से लोग हैं कुड हैव बीन समझने में लगे हैं, जबकि हैव तक नहीं पता या कुड भी नहीं पता अभी कि कुड एक्चुअल में हम कहते क्यों है, ओरिजिनेट कहाँ से हुआ ये वर्ड, राइट। तो ये छोटी छोटी चीज़ें समझने के लिए बात होना ज़रूरी है। मैं बोलता जाऊँगा, आप पता नहीं क्या से क्या समझ रहे होंगे, राइट। तो इसलिए इंटरेक्शन ज़रूरी होता है। सो उसने कह दिया इट इज़ प्लेस टू हाई, हाउ एम आई सपोज टू टेक इट डाउन, मैं कैसे नीचे उतार लूँ भाई। उसने कह दिया इट इज़ एट अ हाइट आई कैन नॉट रीच इट, इट इज एट ए हाइट आई कैन नॉट रीच इट। ये छोटी छोटी ग्रामर है। अब यहाँ पर आपने रीच कहा, राइट। आई कैन नॉट रीच के साथ टू कभी भी नहीं इस्तेमाल करते हैं, राइट। अगर मैं किसी को कहूँ कि मैं वहाँ 6 बजे पहुँचा था तो आई रीच्ड देयर एट 6, मैं आई रीच्ड टू देयर नहीं कहूँगा, आई रीच्ड एट देयर नहीं कहूँगा, राइट। अगर मैं कहूँ मैं एयरपोर्ट पे 6 बजे पहुँच गया तो अब मैं अगर वर्ड अराइव यूज़ करूँगा तो आई अराइव्ड एट एयरपोर्ट एट 6। तो ये छोटे छोटे जो प्रीपोजिशंस हैं ये सुनते समय तो मुश्किल से 15-16 हैं, 5 मिनट में सुन लेंगे, लेकिन आदत में नहीं आ पाते हैं। आदत में लाने के लिए बोल बोल के करनी पड़ती है प्रैक्टिस, और बोलने से ज़्यादा सुनना पड़ता है। बार बार कहते सुनेंगे अराइव के साथ एट एट एट, 10-12 लोगों को कहते सुन लेंगे तो साउंड याद हो जाता है। अच्छा अराइव के साथ एट कहता है बंदा, टू वगैरह नहीं कहता, राइट। तो चलो मैं उतार देता हूँ। बच्चे ने कह दिया इट्स एट अ हाइट, ये तो ऊंचाई पे है, आई कांट रीच इट। मैंने कह दिया चलो मैं उतार देता हूँ। सो ऑल राइट आई गेट इट डाउन, लेट मी गेट इट डाउन, आई ब्रिंग इट डाउन। सबका मतलब वही है। ब्रिंग का मतलब लिटरल मीनिंग तो लाना होता है, आई ब्रिंग इट डाउन यहाँ पर कह दिया जाता है, यानी कि मीनिंग नहीं, हिंदी मीनिंग नहीं होता, भाव होता है। बच्चे ने कह दिया क्या आप मुझे कन्ने बांधना सिखा दोगे। क्या कन्ने समझते हैं आप क्या होते हैं? पतंग में जो 2 बांधे जाते हैं ना स्ट्रिंग्स, पतंग को सेटअप करने के लिए, वो कन्ने कहलाते हैं, राइट। तो क्या आप मुझे कन्ने बांधना सिखा दोगे, उसको हम कह देते हैं ब्रिडल, राइट। सो कैन यू टीच मी हाउ टू टाई द काइट ब्रिडल। अब देखिए कैन यू टीच मी हाउ टू टाई द काइट ब्रिडल कह रहे हैं, हाउ टू कहना कंपलसरी है। ऐसा नहीं कि केवल इस प्रकार के सेंटेंस में काम आएंगे ये रूल्स, रहते वही है 45 में, आपको कैसे बताऊं। लेकिन बार बार हम उसमें आपको ग्रुप में और क्लासेस में याद कराते रहते हैं तो आपका माइंड कैच कर लेता है उस चीज़ को। हाउ टू कह रहे हैं जब भी आप किसी काम की, क्षमता की, किसी स्किल की बात कर रहे होते हैं तो हाउ टू कह देते हैं। जैसे मैं ये कहूँ क्या मुझे साइकिल चलाना सिखा दोगे, कैन यू टीच मी टू राइड बाइसिकल नहीं कहेंगे, कैन यू टीच मी हाउ टू राइड बाइसिकल। तो ये थोड़ा सा वर्ड ऑर्डर हमको याद करना है, राइट। सो कैन यू टीच मी हाउ टू टाई द काइट ब्रिडल, राइट। किस तरीके से कन्ने बांधे जाते हैं, ब्रिडल भी कह देते हैं, लेकिन ये तो लिटरल मीनिंग हो गया, राइट। आप कह दीजिए विल यू शो मी हाउ टू एडजस्ट द ब्रिडल, उसको टाई कर दीजिए, एडजस्ट कर दीजिए, राइट। तो 2 तरीके से आपने पूछ लिया, टाई कह रहे हैं बांधने के लिए, राइट। आप कहिए, मैंने कह दिया था चलो सब सिखाता हूँ। अब मैं उसको धीरे धीरे सब कुछ बताऊंगा कि ढील देनी है, खींच मारनी है, चरखी धीरे धीरे छोड़नी है, लपेटना है और धीरे धीरे झटके मारने हैं, इस प्रकार के जो वर्ड्स हैं। अब वो हम सिर्फ ऐसा नहीं है कि इसी पतंग के संदर्भ में, कई संदर्भ में यूज़ करेंगे वो वोकैबुलरी, राइट। सो ऑल राइट आई टीच यू एवरीथिंग, ऑल राइट आई टीच यू एवरीथिंग, ऑल राइट आई शो यू हाउ इट इज़ डन। चलो मैं बताता हूँ कैसे कैसे करना है। सो लेट मी टेल यू हाउ इट इज़ डन, राइट। आप कह सकते हैं कि चलो मैं आपको बताता हूँ, हाँ या लेट मी टेल यू हाउ इट इज़ डन नाउ। सबसे पहले देखो हवा किस दिशा में बह रही है। अगर आपको ये कहना है, सबसे पहले ये चेक करो कि हवा किस दिशा में बह रही है। आप कह के देखिए एक बार इसको, देखो बिल्कुल सिंपल कहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कहिए, फर्स्ट कह के छोड़ दीजिए, राइट। फर्स्ट चेक विच वे द विंड इज ब्लोइंग, चेक विच वे द विंड इज ब्लोइंग। इस प्रकार के जो सेंटेंस में ना प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, हम इस वर्ड ऑर्डर में यहाँ से शुरू करते हैं ट्रांसलेट करना और यहाँ आके रुक जाता है,
क्योंकि सबसे पहले देखो हवा किस दिशा में बह रही है, इन विच डायरेक्शन, हम इसमें जबरदस्ती यूज करने की कोशिश करेंगे। ये कौन व्यक्ति कर सकता है? जिसको बहुत अच्छी ग्रामर आती है। लेकिन कुछ बेसिक जब हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, सीखने की स्टेज पर जब हैं, तो ट्रांसलेशन नहीं पॉसिबल है। ट्रांसलेशन वो व्यक्ति कर सकता है जो इस बात को कम से कम 6 तरीके से बोल पा रहा है, वो ट्रांसलेशन कर सकता है। जैसे इसको कहें सबसे पहले देखो हवा किस दिशा में बह रही है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक इन विच डायरेक्शन द विंड इज ब्लोइंग। ये ट्रांसलेटेड वर्जन है, लेकिन आप हवा चेक करने को कह रहे हैं ना, सो विच वे द विंड इज ब्लोइंग। तो जब आप दिशा कहते कहते बार बार दिशा की बात सुन लेंगे, विच वे आर यू गोइंग, किस दिशा में जा रहे हो, किस तरफ जा रहे हो, तो अपने आप याद आने लगेंगे वर्ड्स। एक और तरीके से इस चीज को बोल करके देखिए, द फर्स्ट स्टेप इज टू सी द विंड डायरेक्शन। सबसे पहले विंड की डायरेक्शन देखिए। तो अब मैंने उसके बाद में उसको बताया है कि उसके बाद हमें अपने दोस्त को कन्ने देने को कहना है। देखो एक कन्ने हम बांध रहे थे, वो ब्रिडल था, राइट। यहाँ पर हम कन्ने देने को कह रहे हैं। आपने अगर पतंग उड़ाई हो तो कन्ने देने को जब हम कहते हैं तो हम क्या कह रहे होते हैं कि पतंग को पकड़ के पीछे चला जा और वहां से पतंग को ऊपर करना है। अब उस एक्शन को आप डिस्क्राइब करके देखिए कितने तरीके से कह सकते हैं आप उसको वो एक्शन करने के लिए। थ्रो द काइट आप कह दीजिए, राइट। लॉन्च द काइट कह दीजिए, राइट। और देखते हैं क्या क्या कहा जा सकता है। देन वी नीड टू आस्क आवर फ्रेंड, अपने दोस्त से कहना है वी नीड टू आस्क आवर फ्रेंड टू थ्रो द काइट अप, टू थ्रो द काइट अप। या फिर उसको दूसरे तरीके से कह सकते हैं, देन वी शुड टेल आवर फ्रेंड, वी नीड टू आस्क आवर फ्रेंड, रिक्वेस्ट करनी है, बहुत ज्यादा क्लोज है, राइट, सेम एज है, तो कह सकते हैं वी नीड टू टेल आवर फ्रेंड। उसको बोलना है कि टू लॉन्च द काइट, उसको कहना है कि भैया जा और जा करके काइट को लॉन्च कर दे मेरे लिए। नाउ उसके बाद पतंग को ऊपर उठाने के लिए हल्के हल्के झटके देने पड़ते हैं। मतलब कि यू कैन नॉट पुल द स्ट्रिंग इन वन गो, एक बार में नहीं खींच लेना, नहीं तो पतंग नहीं उड़ेगी। हल्के हल्के आपको झटके देने पतंग को ऊपर ले जाने के लिए। तो किस प्रकार से देंगे? देन वी हैव टू गिव द काइट स्मॉल जर्क्स टू लिफ्ट इट। वी हैव टू गिव द काइट स्मॉल जर्क्स। जर्क्स का मतलब हो गया जिस प्रकार का वो जो एक्शन कर रहे हैं हम, राइट। एक और तरीके से आप कह सकते हैं आफ्टर दैट अ फ्यू जेंटल पुल्स, धीरे धीरे खींचना है। सो फ्यू जेंटल पुल्स विल हेल्प लिफ्ट द काइट अप, यानी कि पतंग को ऊपर ले जाने में जेंटल पुल्स भी हेल्प करेंगे। तो वर्ड्स ये समझिए आप, जेंटल भी आपको पता है, पुल का मतलब भी आपको पता है, पुल कर रहे होते हैं, खींच ही रहे होते हैं। इमेज बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली कोई ना कोई वर्ड याद आएगा, लेकिन उसको सेंटेंस में फिट कैसे करेंगे वो तभी समझ में आएगा जब थोड़ा बहुत पोर्शन याद होगा, सुन रखा होगा या बोल रखा होगा। आगे का थोड़ा बहुत पोर्शन मॉडिफाई हो सकता है। फ्रॉम द स्क्रैच ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन सेंटेंस पूरा नहीं बनेगा। नाउ एक और तरीके से बोल दीजिए, यू शुड गिव स्लाइट टग्स टू द काइट इन द एयर। थोड़ा सा आपको उसको झटके देने, उठाव देना है, राइट। अब ढील देने की बात करते हैं। जब हवा तेज हो तो थोड़ी ढील देनी है। अब ढील देने के लिए स्लैक वर्ड यूज कर सकते हैं, लूजन कह सकते हैं, टाइट करने को कह रहे हैं टाइटन कर सकते हैं, राइट। जब हवा तेज हो तो थोड़ी ढील देनी चाहिए हमको। सो इफ द विंड इज स्ट्रांग, इफ द विंड इज स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं, इफ द विंड इज फास्ट भी कह सकते हैं अगर लिटरल मिलाएं तो। सो इफ द विंड इज स्ट्रॉन्ग यू शुड लूजन द स्ट्रिंग अ बिट। स्ट्रिंग पता है किसको कह रहे हैं? उस धागे को कह रहे हैं, थ्रेड भी कह सकते हैं, लेकिन स्ट्रिंग वर्ड एक टेक्निकल अच्छा लगता है सुनने में कि आप एक नॉर्मल जनरल धागे की बात नहीं कर रहे हैं, आप एक्चुअल में एक स्ट्रिंग की ही बात कर रहे हैं। सो इफ द विंड इज स्ट्रॉन्ग यू शुड लूजन द स्ट्रिंग अ बिट। थोड़ा सा अगर तेज चल रही है तो थोड़ा ढील आपको देनी पड़ेगी, राइट। लूजन कर सकते हैं। व्हेन द विंड इज फास्ट लेट आउट अ लिटिल स्लैक। स्लैक का मतलब ही है थोड़ा सा ढील होना किसी चीज में। जैसे कि अगर मान के चलिए कि एक रस्सी ढीली है, अगर नॉट पे से ढीली है तो मैं कहूंगा द नॉट इज लूज, द रोप इज लूज। उसके मैंने कमजोर होने की बात करी, लेकिन है तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग, लेकिन बीच में से कहीं ना कहीं ढीला बना रहा है उसके अंदर, तो मैं कह दूंगा हैज सम स्लैक। स्लैक का मतलब हो गया ढील। जैसे कॉमन एक्सप्रेशन है, जैसे कह देते हैं ना गिव हिम सम स्लैक यार, यानी उसको थोड़ी ढील दो। जैसे कि ही हैज बीन ऑन लीव फॉर डेज, बहुत दिनों से छुट्टी पर था, तो गिव हिम सम स्लैक यानी उसको थोड़ा ढील दो। अब देखो स्लैक जो है वो काउंटेबल है नहीं, तो जब आप थोड़ा सा लॉजिकली सोचेंगे तो लेट आउट अ लिटिल स्लैक या सम स्लैक कह रहे हैं, ए स्लैक नहीं कह रहे हैं, बिकॉज ढील काउंटेबल नहीं है ना, थोड़ी कम या ज्यादा हो सकती है, एक या दो ढील नहीं हो सकती, राइट। तो ये कुछ चीजें हैं, अभी हमारा लर्निंग स्टेज है, तो हमको इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा समझना पड़ता है। कम से कम 500 सेंटेंसेस इस प्रकार से समझेंगे
फिर आगे के सेंटेंसेस ऑटोमेटिकली समझ में आने लग जाया करेंगे कि अच्छा यार ये क्यों कह रहा है, सम क्यों कह रहे हैं, ए क्यों नहीं कह रहा है। अपने आप माइंड उस बात को भी सोचना शुरू कर देगा साथ के साथ। तो आपको ब्रेन को थोड़ा ट्रेन करना है इस प्रकार की प्रैक्टिस से। अगर सामने वाला ढील दे रहा है तो तुम्हें खींचना चाहिए। अब इसमें दोनों वर्ड्स कहने हैं आपको। सामने वाला अगर ढील दे रहा है तो तुमको क्या करना है, तुमको खींचना है। सो इफ द ओपोनेंट लूजेस द स्ट्रेंथ,